नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। दर्शकों, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यूटी जम्मू कश्मीर की एक शख्सियत है। बहुत बड़ा उनका पॉलिटिकल कैरियर, वो जम्मू प्रोविंस के दौरे पर है और आज उनके आवास पे आल पार्टी मीट थी और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि जम्मू कश्मीर में जब भारत जोड़ो यात्रा होगी तो उसमें वो शामिल होंगे। ये सीधा सीधा संकेत है कि हो सकता है आने वाले असेंबली इलेक्शन में बिहाइंड द कर्टन या प्रीपोल अलायंस भी हो सकता है। जशीन राणा हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, यंग है, डायनामिक है। उनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आए दिन स्टेटमेंट देते हैं, एक दिन स्टेटमेंट देते हैं कि मैं अपने आप को स्टेप डाउन करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं नहीं, आई एम अलाइव, मैं तो इलेक्शन भी लड़ूंगा। ये स्टेटमेंट बदलने की क्या प्रोसेस है इनका? जी राणा साहब। देखिए जनाब, फारूक साहब, जैसा कि आपने कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं और अभी तक अगले इलेक्शन तक, जब 5 दिसंबर को इलेक्शन होगा तब तक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ही रहेंगे। और जहां तक फारूक अब्दुल्ला साहब की बात है, मैं ये कहूंगा कि वो जो इस मुल्क में बड़े लीडर्स में उनका नाम आता है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि आज जब भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बात की गई तो डॉक्टर फारूक साहब का नाम जो है बड़े बड़े लीडर्स में शामिल होता है। जहां तक बात है डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट की, कि देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात तो डॉक्टर साहब ने ये कभी कही नहीं कि मैं उसमें हिस्सा नहीं लूंगा। इससे पहले जब भी कभी स्टेटमेंट आई, डॉक्टर साहब तो हमेशा से हम नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बिलीव करती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी अपनी पोजीशन वाजिया की कि हम जो है असेंबली इलेक्शंस में जो है पार्टिसिपेट करेंगे जब भी होते हैं। और उसके बाद सीट फॉर्मुलेशन कैसे रहेगा वो तो जब इलेक्शन होगा तो तभी उसका जो है हम पब्लिक डोमेन में बता पाएंगे कि किस तरीके से पार्टी का क्या स्ट्रेटेजी है और किस तरीके से पार्टी जो है इलेक्शन में जाएगी। जहां तक अलायंस की बात की गई तो उसमें भी मैं ये कहूंगा कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और कहना कि इलेक्शन के वक्त क्या होता है, क्या स्ट्रेटेजी बनती है, कोई अलायंस होती है या नहीं होती है, ये पीएचडी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पीएचडी का हिस्सा है और इलेक्शन के वक्त ही ये सब चीजें वाजिया हो पाएंगी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की स्टेटमेंट, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस जो मैं प्रेम ये कहा कहूँ, जाए? नहीं, कांग्रेस प्रेम की बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अगर तमाम सेक्युलर लोग जो है एक स्टेज पे, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि तमाम सेक्युलर लोग जो है एक स्टेज पे आपने बहुत बार देखा होगा, तमाम पार्टीज जुड़ी हैं। इससे पहले जब भी कभी उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, या आगे मैं कहूँ कि जहां तक मुझे याद है हरियाणा के अंदर जब भी कभी कोई कॉन्फ्रेंसेज हुई जहां पे सेक्युलर जमात के लोग जुड़े, उसमें आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ने अपना स्टेज जो है ऐसे लोगों के साथ शेयर किया। चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे और भी कोई जनता दल की जो तंजीमें हैं इस मुल्क के अंदर, वो लोग जो है उस स्टेज पे थे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उस स्टेज पे थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से तरजीह दी है, हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस की यही सोच है कि जो लोग सेकुलर हैं हम उन्हीं के साथ चलेंगे। और इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने का यही एक मंशूर रहा है कि हम इस मुल्क के और टुकड़े होते हुए नहीं देख सकते, हम मुल्क को जोड़ना चाहते हैं। और वो लोग जो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस मुल्क की सलामती हो, इस मुल्क के अंदर अमन और चैन हो, इस मुल्क के अंदर तरक्की हो, और वो तभी मुमकिन हो सकती है जब सेकुलर लोग इस मुल्क में आगे बढ़े और वही इस मुल्क की कमान संभाले। राणा साहब, सवाल ये है कि रिसेंटली उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शाम को ये स्टेटमेंट दे दी कि नहीं, जब चुनाव आएंगे तब फैसला लिया जाएगा कि पीएचडी के साथ इलेक्शन लड़नी है, मिलकर लड़नी है या नहीं, अंतिम में फैसला लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कैडर पर इसका सीधा असर पड़ता है। जब आप सीट शेयर करते हैं तो जो कैडर होता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, उस सेगमेंट का, उसमें कहीं ना कहीं निराशा पैदा होती है। ये मुश्किल नहीं हो जाएगा आपके लिए कि पीएचडी के साथ मिलकर लड़ना? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँ का मैं क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी। हाँ जी।
तो मैं ये कहूंगा कि सीट शेयरिंग फार्मूला जो आपने बता रहे, जो आप जिस तरीके से आपने मुझे सवाल पूछा, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो उमर साहब की स्टेटमेंट थी, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी फंक्शनरीज की जो मीटिंग होती है उसके अंदर हर कोई, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप है और अपनी बात हर कोई रख सकता है, और उसी तरीके से जो पार्टी के सीनियर लोग हैं, जब उमर साहब के साथ श्रीनगर में मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर फंक्शनरीज की पार्टी के, और उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने दम पे इलेक्शन लड़े, और जब कभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस हों। तो वही बात जो है जनाब मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, क्योंकि जो पार्टी के सदर हैं, वो उनके आगे रखी कि पार्टी के जो फंक्शनरीज हैं, पार्टी के सीनियर कोलीग्स जो हैं, वो चाहते हैं कि पार्टी अपने दमखम पे इलेक्शन लड़े। तो ये बात रखने में तो कोई मुझे लगता है इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे मैं कहूं कि पीएजीडी का भी हिस्सा है, तो जब असेंबली इलेक्शन आते हैं तब क्या स्ट्रेटजी बनती है उस पे तो मैं अभी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, मगर अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पीएजीडी का हिस्सा है, और उसमें जब भी कोई कॉल ली जाएगी तो वो इलेक्शन को देख के ली जाएगी, उससे पहले तो कोई कॉल लेना कोई प्रीमेच्योर डिसीजन ही होगा। उमर अब्दुल्ला ने ये स्टेटमेंट दिया है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के माध्यम से ये आया था स्टेटमेंट कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेंगे उमर अब्दुल्ला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, उमर साहब ने ये हर स्टेज पे, हर प्लेटफॉर्म पे ये बात रखी है, और ये कहा है कि वो जब भी कभी असेंबली इलेक्शंस यूटी में अगर असेंबली इलेक्शंस हों और स्टेट का दर्जा ना दिया जाए वापस, तो वो उमर अब्दुल्ला साहब जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये उन्होंने सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने नहीं, बल्कि उमर साहब ने भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये बात अपनी रखी है, और ये उनकी जाती राय है, क्योंकि अब वो खुद मुख्तार हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, और ये उनकी खुद का डिसीजन है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अभी नहीं जाना चाहते जब तक जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर कोई डिसीजन आता है और जब यूटी अगर को स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और कल जम्मू कश्मीर उस जिस तरीके से पहले एक रियासत हुआ करती थी और आगे भी अगर रियासत बनती है, तो यकीनन जो है हमें उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। देखिए, टनल के उस पार पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है, गुलाम नबी आजाद की पार्टी भी है, साथ में अपनी पार्टी भी है। ये लोग साफ शब्दों में कह रहे हैं कि 370 और 35A का मामला कोर्ट के विचाराधीन है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी पब्लिक को ये आश्वस्त कर रही है, भरोसा दिला रही है कि हम 370 वापस ला के रहेंगे, 35A वापस ला के रहेंगे। क्या आपको यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका टनल के उस पार एज मिलेगा? देखिए विनोद जी, मैं ये कहूं कि अगर ये बात मैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कभी भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई होगी कि, क्योंकि हम सब जानते हैं 370 और 35A का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और उसको बिना सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो है कोई भी जो है हल नहीं कर सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही कहती आई है कि हम पॉलिटिकली, डेमोक्रेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली हम 370 को और 35A की वापसी के लिए अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। और जहां तक पॉलिटिकली की बात की, तो हम जब भी कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जब भी कभी मौका मिलता है हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे या पार्टी के लेवल पे भी, हम अपनी बात रखते हैं और अपनी आवाज उठाने की हम कोशिश करते हैं कि अपनी आवाज उठाएं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहें कि जो फैसला 5 अगस्त 2019 को किया गया था, वो फैसला जो है जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों को वो फैसला मंजूर नहीं है। मगर जहां तक बात ये है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से या अपनी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये कहती है कि हम अपने दमखम पे 370 और 35A को वापस लाएंगे। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट जो है वो कभी नहीं आई। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला जो होगा वो हमारे हक में होगा। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्टेटस जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त 2019 से पहले था, वही स्टेटस जो है बहाल किया जाए, क्योंकि एक खुद मुख्तार रियासत जम्मू कश्मीर हुआ करती थी, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बाहर से, जैसे जिस तरीके से बाहर से लोगों को यहाँ पे लाके बसाया जा रहा है, बाहर के लोगों के लिए नौकरियां जो है वो बांटी जा रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारी खुद मुख्तारी जो है हमें वापस दे दी जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस यही चाहती है कि जम्मू कश्मीर में अमन हो, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की हो। उसी लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है का जो स्टैंड है वो हम पब्लिक डोमेन पे भी वाजिया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस हर जगह जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है सेम स्टेटमेंट जो है हर जगह होती है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन मोड में है,
सीधी सी बात है। और राणा साहब, आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी पब्लिक के बीच में किन मुद्दों को लेकर के वोट मांगने चाहिए? देखिए, अभी तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शन का ब्यूगल जो है अभी बजा नहीं है, इलेक्शंस का अभी कोई पता भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा गया होम मिनिस्टर साहब की तरफ से और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि बहुत जल्द जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इतने जल्दी करवाने के मूड में है। बट जब भी इलेक्शन होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है बाकायदा जो है एक इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा, और उसमें सारे मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे, सारे मुद्दे जो है आवाम के बीच में रखे जाएंगे, जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बर्निंग इश्यूज हैं, जैसे 35 ए और 370 का इशू तो बहुत अहम इशू है, क्योंकि हमें इस बात का इल्म है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं। वो चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ना बने, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 35A को और 370 को हटाया, ये दिखाते हुए कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन और तरक्की होगी, जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली होगी, जम्मू कश्मीर के अंदर नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाएंगी, नेशनल जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार जो है लोगों को दिया जाएगा। वैसा कुछ नहीं हुआ। तो यही इश्यूज जो है हम लेके पब्लिक डोमेन में, पब्लिक के बीच में जाएंगे और अपनी बातें जो है वो रखेंगे। और हमें यकीन है कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा करेगी। जिस आज से पहले जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे यकीन रखा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिलीवर करने की कोशिश की, हमने कभी जम्मू कश्मीर की आवाम को निराश नहीं किया। हमने हमेशा से, चाहे बुरा वक्त भी रहा हो, चाहे हमारे वर्कर शहीद हुए हों, चाहे हमारे मिनिस्टर शहीद हुए हों, चाहे गोलियां बरसती हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कभी ग्राउंड को नहीं छोड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो है हमेशा आवाम के बीच में रही है और आगे भी रहेगी। राणा साहब, अब सवाल ये उठता है कि कल एक इम्पोर्टेंट हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जो केपीस के जेनोसाइड की बात है। क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? दूध का दूध पानी होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि जब विस्थापितों के साथ नरसंहार हुआ तब कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार है, जब पलायन हुआ था? देखिए विनोद साहब, जब मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, उस वक्त भी मेरे ही वालिद मोहतरम ने जी कोशिश की कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो है वो सेटअप किया जाए। और हालांकि जी उमर साहब भी यही चाहते थे कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन सेटअप हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकले, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ हो। हम ये मानते हैं कि कश्मीर जो है कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरा है, और ये फैसला जो है ये उनका इंसाफ उनको मिलना चाहिए। और यकीनन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कल केस जो है, जिस तरीके से आपने कहा कि एक इम्पोर्टेंट डे है कल कश्मीरी पंडितों के लिए, अगर सुनती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन देती है तो मैं जरूर उसको वेलकम करूंगा। मगर ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि बीजेपी की तरफ से कश्मीरी पंडितों को इंसाफ नहीं मिल सका, क्योंकि उन्होंने हमेशा से कश्मीरी पंडितों को एक अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के तौर पे इस्तेमाल किया है। राणा साहब, आखिरी सवाल आपसे। 29 को डीलिमिटेशन कमीशन पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आपको लगता है कि डीलिमिटेशन कमीशन में कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कोताहियां रही हैं? देखिए, अब डीलिमिटेशन कमीशन की जहां तक आपने बात की, हमने तो पहले दिन से ही उसको रिजेक्ट कर दिया था। हमने तो ये कहा कि डीलिमिटेशन कमीशन नहीं, ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड कमीशन है, क्योंकि जिस जी तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी को रीड्रॉ किया गया बीजेपी के कहने पे, जिस तरीके से राजौरी, पुंछ और अनंतनाग को एक पार्लियामेंट सीट दे दी गई। और ये साबित होता है कि ना ही टोपोग्राफी को देखा, ना ही इलाके की जियोग्राफी को देखा, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीड्रॉ किया बीजेपी के कहने पे। तो इस कमीशन के अंदर बहुत सी कुताहियां रही हैं। मैं ये कहूंगा कि कमीशन जो है, जिस तरीके से कमीशन को काम करना चाहिए था, इलाके के अंदर जाना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखना चाहिए था, लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, और फिर कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीड्रॉ करना चाहिए था। हालांकि एक इंपॉर्टेंट मैटर जो है 370 और 35A का ऑलरेडी सब जुडिस है, और जब तक उसका फैसला नहीं आता, ये कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूट भी नहीं होना चाहिए था। पर अगर जब कॉन्स्टिट्यूट किया गया
तो उसको जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीड्रॉ करना चाहिए था, क्योंकि जो इससे पहले कमीशन बना, जैसे आपको इल्म होगा इस चीज का कि जिसने 1980 से लेके 1995 तक आई थिंक उन्होंने काम किया, तब जाके 1996 में नई कॉन्स्टिट्यूंसी जब बनी थी, तो उनको उस कमीशन ने 2-2 बार 3-3 बार एक कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया और फिर जाके एक रिपोर्ट तैयार की गई जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी जिस तरीके से रीड्रॉ हुई। मगर यहाँ जो इस कमीशन की बात करें तो इस डिलिमिटेशन कमीशन ने सिर्फ जम्मू में एक दौरा किया, कश्मीर के अंदर एक दौरा किया और कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीड्रॉ कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जो मैं अभी वक्त नहीं है उतना कि मैं बता सकूं, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस कमीशन ने ये कमीशन टोटल एक फेलियर रहा है। और मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई फैसला लिया जाए तो उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस वेलकम करेगी। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू सो मच।